कक्षा 9 पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, अध्याय 1 और अध्याय का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। भाग 1 आज हम इसका करेंगे। तो अध्याय के नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। यानी कि पहला जो अर्थ पूछा गया है वो है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, और दूसरा इसमें यह पूछा गया है कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो भाग 1 आज हम इसके आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो पहले भाग में हम लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का या लोकतंत्र क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। यहां लोक का अर्थ है लोग या जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन। सिंपल सा सरल सा अर्थ यही है कि लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। बच्चों को भी यही सिखाया जाता है सिंपल से शब्दों में, ताकि वो उसको समझ सके कि लोगों का, जब लोग अपना शासन अपने आप करें उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ भी जान लेते हैं। ये भी जान लेते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में किस भाषा के किस शब्द से बना है। तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन। तो अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में लोगों का शासन ही होता है। तो शब्दों के हिसाब से अगर हम देखें, प्रश्न पैदा होता है कि क्या लोकतंत्र वास्तव में लोगों का शासन होता है, क्योंकि हम अभी तक यही आपको बता चुके हैं कि वास्तव में जो लोकतंत्र है वो लोगों का शासन है। ऐसा शासन है जिसमें लोग अपना शासन खुद चलाते हैं। लेकिन अगर शब्दों के हिसाब से देखें तो ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या लोकतंत्र वास्तव में लोगों का शासन है। आज जो लोकतंत्र का रूप प्रचलित है, क्या वास्तव में वो लोगों का शासन है। यह जरूरी नहीं कि किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ हमेशा उसके मूल अर्थ से जुड़ा हो। जरूरी नहीं है कि जैसा शब्दों में बताया गया है, जैसे लोक जमा तंत्र जिसका मतलब होता है लोगों का शासन, और जैसा उसके शब्दों में बताया गया हो वास्तव में उसका अर्थ वैसा ही हो। तो यह जरूरी नहीं है कि किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ हमेशा अपने मूल अर्थ से जुड़ा हो। हम कंप्यूटर शब्द को ले सकते हैं। कंप्यूटर का अर्थ होता है ऐसा यंत्र जो मुश्किल गणनाओं को आसानी से करे। किसी जमाने में कंप्यूटर शक्तिशाली कैलकुलेटर होते थे। अगर पुराने हिसाब से देखें तो कंप्यूटर शब्द का मतलब होता है कंप्यूट, यानी कि जो जोड़ घटाव करे या बड़ी से बड़ी गणना करे। वास्तव में कंप्यूटर का यही अर्थ होता है, इसलिए उसको हिंदी में संगणक कहते हैं, यानी कि गणना करने वाला। तो कंप्यूटर गणना करने वाला यंत्र। तो पुराने जमाने में या पुराने समय में कंप्यूटर का मतलब यही लिया जाता था जिससे मुश्किल गणनाएं की जाती थी। लेकिन आज कंप्यूटर का प्रयोग जोड़ने घटाने में बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कोई व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा जो जोड़ने घटाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता। अब कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत सुनने, फिल्में देखने में होने लगा है। शब्द वही है लेकिन उसका अर्थ बदल गया। तो अगर शब्दों के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, तो आज भी से गणना करनी चाहिए। लेकिन आज गणना करने का जमाना पीछे चला गया है और कंप्यूटर शब्द का प्रयोग अलग प्रकार से होने लगा। डिजाइन बनाने, संगीत सुनने, फिल्में देखने में होने लगा। यही बात लोकतंत्र के अर्थ के बारे में भी कही जा सकती है। वैसे तो लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं। शब्दों के हिसाब से देखें तो लोकतंत्र का अर्थ माना जाता है जनता का शासन, लेकिन यदि वास्तव में देखें
तो वास्तव में आज इसका अर्थ जनता का शासन नहीं है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये साधारण सा अर्थ आपने याद रखना है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि, जिनको हम एमएलए या एमपी अपने देश में कहते हैं, लोगों की तरफ से शासन चलाते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा शासन है। तो अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है लोकतंत्र के बारे में, एक सरल सी परिभाषा मानी जाती है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन है। लेकिन लोकतंत्र की यह परिभाषा पूर्ण नहीं, क्योंकि यदि यह मान लिया जाए कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन है, तो फिर हमें उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खास विशेषता होती है कि इसमें लोग चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जाके सरकार चलाते हैं जनता की तरफ से। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन है, यहाँ या जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो लोकतंत्र है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सही अर्थ जानने से पहले इसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम परखेंगे कि वहां पर लोकतंत्र है या नहीं। ऊपर बताया जा चुका है, पहले ही हम इस बात को बता चुके हैं कि लोकतंत्र का अर्थ, आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छी प्रकार से बिठा लीजिए कि लोकतंत्र का अर्थ शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दोबारा फिर मैं दोहरा रहा हूं, लोकतंत्र का अर्थ शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो इस परिभाषा से कई सवाल खड़े होते हैं। कौन कौन से? पहला सवाल खड़ा होता है कि शासक कौन हो, कि जिसको लोग चुने, वो जिसको हम शासक बनाए अपनी तरफ से चुनकर, वो कौन होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से चुनाव होते हैं, तो कौन से चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाए। तीसरा प्रश्न पैदा होता है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, वो कौन होने चाहिए, किन लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या शासक स्वयं ही अपने आप को चुन ले। क्या चुनाव में सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं, ये भी प्रश्न है कि किन लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाए। तो ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न पैदा होता है कि क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, या उन्हें कुछ सीमाओं में बंद कर काम करना चाहिए, कि जिन लोगों को लोग चुनकर भेजे या जिन प्रतिनिधियों को लोग चुनकर भेजे, क्या उनको कुछ भी अपनी मर्जी से करने का अधिकार होना चाहिए, या उन पर कुछ पाबंदियां लगी होनी चाहिए। ये चार प्रश्न पैदा होते हैं ऊपर वाली अर्थ के आधार पर। तो इन चारों प्रश्नों को कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रकार से ये समझ में आ सके कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए। पहला है पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है। 1999 में पाकिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी और नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे। 1999 से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एग्जाम्पल देखते हैं पहले कि वहां पर लोकतंत्र था या नहीं था। आपने हमें बताना है, पहले आप सुन लीजिए उदाहरण और उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो 1999 में पाकिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी और नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अक्टूबर 1999 में सेना की जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना की मदद से जनता द्वारा चुनी गई इस सरकार को उखाड़ फेंका और नवाज शरीफ को उसके पद से हटाकर खुद देश का मुखिया बन बैठा। इसके बाद वह पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। जनरल परवेज मुशर्रफ सेना के जनरल थे, तो उन्होंने
पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और मियां नवाज शरीफ को उनके पद से हटा दिया और अपने आप देश का मुखिया बन बैठा। 2002 में जब सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और नए चुनाव करवाने का समय आया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह करवाया, चुनाव नहीं करवाए, यानी कि जनता की राय गलत अलग तरीके से जाने। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह करवाकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़वा लिया, जबकि ये जरूरी होता है लोकतंत्र में कि चुनाव के द्वारा चुनकर लोग आने चाहिए, ना कि जनता से पूछा जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि जनमत संग्रह में धोखाधड़ी की गई थी, लोगों से झूठी धोखाधड़ी करके 5 साल के लिए कार्यकाल को बढ़वा लिया। 2002 में उसने एक आदेश के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। इस आदेश में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर पूरे देश की संसद होती है और राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, इसी प्रकार पाकिस्तान में भी राष्ट्रीय असेंबली है पूरे देश की और राज्यों की अलग से प्रांतीय असेंबलियां हैं। तो राष्ट्रपति ये आदेश पास किया और ये व्यवस्था की कि राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करके नए चुनाव करवा सकता है, जब चाहे। ये राष्ट्रपति ने एक आदेश पारित करवाया, संविधान को बदला और उसमें एक ये आदेश पास करवा लिया कि वो जब चाहे पाकिस्तान में चुनाव करवा सकता था। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, लेकिन फिर भी शक्ति राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पास ही रही, जो जनता द्वारा नहीं चुना गया था। आपने ऊपर देखा है, मैंने बताया है कि किस प्रकार से उसने नवाज शरीफ को पद से हटा दिया और अपने आप जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान का मुखिया बन बैठा। तो उसके बाद भी वहां चुनाव उसने करवाए, लेकिन फिर भी जो वास्तविक शक्ति थी वो परवेज मुशर्रफ के पास ही रही, जो जनता द्वारा नहीं चुना गया था। क्या आप कह सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान में लोकतंत्र था? क्या आप इसको लोकतंत्र कहेंगे कि जहां पर देश का मुखिया जनता द्वारा ना चुना गया हो और वो जब चाहे वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? नहीं, इसका कारण यह है कि वहां लोग राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे, लेकिन ये चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि लोग जिनको चुनकर भेजते थे, चाहे वो संसद में भेज रहे थे, चाहे वो विधानसभा में भेज रहे थे, ये चुने गए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि ये कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे, इनको कोई शक्ति नहीं थी। अंतिम फैसला लेने का अधिकार जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था, लेकिन वह जनता द्वारा नहीं चुना गया था। जैसा पाकिस्तान में था वैसा वास्तव में तानाशाही और राजशाही वाली शासन व्यवस्थाओं में हो। तो जो परवेज मुशर्रफ के समय में पाकिस्तान में था, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम तानाशाही कहते हैं, जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की मनमर्जी चलती है। तो ऐसा तानाशाही या फिर जहां पर राजा का शासन होता है, ऐसी शासन व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था होती है। वहां जनता द्वारा चुनी हुई संसद तो होती है, लेकिन असली शक्ति उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा लोकतंत्र हरगिज नहीं होता है। लोकतंत्र की पहली विशेषता, तो ऊपर वाले इसको पढ़ के, पाकिस्तान के एग्जाम्पल को पढ़ के हमें लोकतंत्र की पहली विशेषता स्पष्ट होती है। और वो पहली विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो पहला, अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो सबसे पहली विशेषता ये है कि जो निर्णय लेने की अंतिम शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ना कि ऐसे व्यक्ति के पास जिसे लोगों ने चुनकर भेजा ही ना हो। उसके बाद हमारे सामने आता है चीन का उदाहरण। चीन की संसद को क्वांगुओ रेममिन दाइविहाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। थोड़ा मुश्किल शब्द है और मुश्किल से ही बोला जाता है, लेकिन जब चीन के लोग इसको बोल सकते हैं तो फिर भारत के लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं। एक बार दोबारा फिर बोलने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ आपने बोलना है
क्वांगवो, रेममिन, दाइविहाओ, दाहुई। इसमें चीन की संसद का नाम है, हिंदी में उसको कहेंगे हम राष्ट्रीय जनसंसद। ये संसद का बाहरी दृश्य आप देख रहे हैं कि बाहर से वो कैसे दिखाई देती है, और अगले वाला जो दृश्य है वो संसद का आंतरिक दृश्य है कि वो अंदर से कैसी दिखाई देती है। वहां संसद के लिए प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं। पूरे देश से लगभग 3000 व्यक्ति चुनकर आते हैं। इसके बाद संसद राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। बाद में जो 3000 व्यक्ति चुनकर आते हैं ये राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं। लेकिन संसद का चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का हो। यहां से आप स्पष्ट हो रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का हो। वहां केवल एक ही पार्टी है, इस प्रकार वहां हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती। चीन का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है, और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां पर चुनाव भी सिर्फ वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है या उसका सदस्य नहीं है तो वहां पर वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वहां लोकतंत्र है। चीन के उदाहरण से स्पष्ट है कि वहां लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक ही विकल्प है और वह है कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों को उसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो शासक दल चाहेगा, जो उसने इलेक्शन में खड़ा कर दिया चुनाव में, उसी व्यक्ति को वोट देने पड़ते। तो कहने के लिए वहां पर चुनाव होते। तो क्या चीन में लोकतंत्र है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऊपर वाले विवरण को पढ़कर आप बता सकते हैं कि क्या वहां लोकतंत्र है। उसके बाद अगला उदाहरण आता है मैक्सिको का उदाहरण। मैक्सिको के बारे में भी जान लेते हैं कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है। इसी प्रकार एक देश मैक्सिको है। यह देश 1930 में स्वतंत्र हुआ, पहले किसी दूसरे देश का गुलाम था। तो मैक्सिको जो है वो 1930 में स्वतंत्र हुआ। ये आप मैक्सिको का नक्शा देख रहे हैं। अमेरिका से बिल्कुल नीचे जो है, जो आपको डार्क पीला दिखाई दे रहा है, वो मैक्सिको है। यहां हर 6 साल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। मैक्सिको में यहां 6 साल के बाद होते हैं, जबकि भारत में 5 साल के बाद होते हैं। हर 6 साल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। यहां वर्ष 2000 तक जितने भी चुनाव हुए उन सभी में एक ही पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी PRI की जीत होती रही। 2000 तक एक ही पार्टी जीतती रही और उसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। विपक्षी दल, आप सोच सकते हैं कि क्या वहां पर विपक्षी दल थे? विपक्षी दल भी चुनाव में भाग लेते थे, पर उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं हुई। अब ये सोचने वाली बात है कि जब किसी देश में विपक्षी दल भी थे, एक ही पार्टी कैसे जीतती रही होगी। इसका कारण यह था कि चुनाव जीतने के लिए PRI तरह तरह के हथकंडे, जिनको हम कहते हैं गलत तरीके, अपनाती थी। जैसे क्या थे वो गलत तरीके? सरकारी कर्मचारियों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना जरूरी था, जबकि सरकारी कर्मचारी से ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, जबकि वहां पर सरकारी कर्मचारी, मैक्सिको में सरकारी कर्मचारियों के लिए PRI की बैठकों में जाना जरूरी था। दूसरा क्या था? वहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए यह जरूरी था कि वे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बताएं कि उनके माँ बाप PRI को ही वोट दें। अब इससे आप समझ सकते हैं कि वहां कितना लोकतंत्र था। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए यह जरूरी था कि वे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बताएं कि उनके माँ बाप PRI को ही वोट दें। तीसरा वहां क्या था? मीडिया द्वारा सरकार का ही गुणगान किया जाता था तथा विपक्षी दलों की आलोचना की जाती थी, ताकि जनता में उनकी बुरी छवि बनी रही। और एक और था, वहां पर कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को बदल दिया जाता था। क्यों? ताकि लोग वोट ही न डाल सके। मैक्सिको के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि वहां लोगों के पास
कहने को तो विकल्प थे, वहां विपक्षी दल थे, वो खड़े भी होते थे, लेकिन असल में कोई विकल्प नहीं था। वहां किसी भी तरह से शासक दल को नहीं हराया जा सकता था। आपने देखा कि स्कूलों में टीचर्स को भी ये कहा गया था कि वे बच्चों को बताए कि उन्होंने अपने माँ बाप को ये कहना है कि सिर्फ पीआरआई को वोट देने। लोगों के चाहने पर भी नहीं शासक को बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां निष्पक्ष चुनाव होते ही नहीं, वहां कभी निष्पक्ष चुनाव हुए ही नहीं या पक्षपात के बिना चुनाव हुए ही नहीं। क्या आप कह सकते हो कि मैक्सिको में लोकतंत्र था? तो क्या आप मैक्सिको का उदाहरण जानकर कह सकते हो कि वहां लोकतंत्र था? क्या सिर्फ चुनाव करवाना ही लोकतंत्र है? तो प्रश्न ये पैदा होता है कि लोकतंत्र में क्या सिर्फ चुनाव करवा देने से ही लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है? ये भी जरूरी है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को भाग लेने का मौका दिया जाए। तो लोकतंत्र की दूसरी विशेषता हमारे सामने उभर कर आती है, और वो ये है कि लोकतंत्र में केवल चुनाव करवाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ चुनाव ये नहीं है कि एक पार्टी, जैसे चीन में सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होती है, एक ही पार्टी होती है, उसी के ही व्यक्ति खड़े होते हैं, वहां दूसरी पार्टी है ही नहीं। जब कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी तो लोगों के पास विकल्प नहीं होगा किसी और को चुनने का, उनको अपना मन महसूस करके एक ही व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो सरकार वहां से करवाना चाहती है। तो इसलिए जरूरी है, लोकतंत्र की जो दूसरी विशेषता है, लोकतंत्र में केवल चुनाव करवाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये भी जरूरी है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए और बिना किसी पक्षपात के होने चाहिए, लोगों को रोका नहीं जाना चाहिए। क्या आपको पता है, क्या पता है कि सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। बड़ी अजीब बात है कि सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। प्रश्न पैदा होता है कि क्या आदमी औरत के आधार पर औरतों को वोट देने से मना करना ठीक है? कि आप वही चीजें या वही सुविधाएं लोगों, आदमियों को तो दे रहे हैं लेकिन औरतों को नहीं दे रही। क्या ऐसे देश में लोकतंत्र हो सकता है जो आदमियों को तो वोट देने का अधिकार देता है लेकिन औरतों को नहीं? क्या आप इसको लोकतंत्र कह सकते हैं कि कुछ लोगों को वोट देने से मना कर दिया जाए और सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए? एक और देश है फिजी। फिजी की सुन लीजिए, क्या है फिजी में। वहां की चुनाव प्रणाली बड़ी अजीब है। अजीब कैसे है कि इस देश में जब चुनाव होते हैं तो वहां के मूल निवासियों के वोट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि भारत से फिजी में बसे भारतीय मूल के लोगों के वोट को कम महत्व दिया जाता है। ये एक अलग प्रकार की आपने सुनी है बात कि एक ऐसा देश भी है फिजी जो वहां पर उसके अपने मूल निवासी है, उनके वोट को तो वो ज्यादा महत्व देता है, और जो भारत के लोग वहां पर किसी जमाने में खेती करने के लिए ले जाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनके वोट को कम महत्व दिया जाता है। क्या फिजी में वास्तव में, क्या ऐसे देश में आप कह सकते हैं लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र की तीसरी विशेषता हमारे सामने ये दो उदाहरणों से स्पष्ट होती है। कौन से दो उदाहरण? एक सऊदी अरब का और एक फिजी का, और वो है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को, वयस्क का मतलब है कि जिसने वोट देने की आयु को प्राप्त कर लिया है, जिसने चुनाव में वोट देने की आयु को प्राप्त कर लिया, उसको हम वयस्क कहेंगे। जैसे भारत में 18 साल का व्यक्ति वयस्क माना जाता है क्योंकि हमारा संविधान उसको वोट देने का अधिकार देता है। तो लोकतंत्र की जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि कोई आदमी है या फिर औरत है, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोगों के वोट को ज्यादा महत्व दो जैसा फिजी में होता है, और कुछ लोगों के वोट को कम महत्व दो। उसके बाद है हमारे सामने जिम्बाब्वे का उदाहरण। इन सभी उदाहरणों के द्वारा हम ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में उस देश में सही अर्थों में लोकतंत्र है या नहीं। जिम्बाब्वे का उदाहरण,
आइए जिम्बाब्वे का उदाहरण लेते हैं। जिम्बाब्वे पर पहले गोरे लोगों का शासन था। 1980 में इस देश को गोरे लोगों के शासन से मुक्ति मिली, तो 1980 में यह देश स्वतंत्र हुआ। जिम्बाब्वे आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में है और लिखा हुआ है, जहां डार्क पीला हो रहा है वो जिम्बाब्वे है। देश को आजाद करवाने में जानू पीएफ पार्टी, तो पार्टियों के नाम जरूर याद रखने आपने, कौन से देश में कौन सी पार्टी है, तो जिम्बाब्वे में जानू पीएफ। तो देश को आजाद करवाने में जानू पीएफ पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे थे। दोबारा फिर नाम ले रहा हूं, रॉबर्ट मुगाबे थे। रॉबर्ट मुगाबे जनता में काफी लोकप्रिय थे क्योंकि देश को आजाद करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अतः जब देश आजाद हुआ तो वे ही देश के राष्ट्रपति बने। रॉबर्ट मुगाबे का चित्र आप देख रहे हैं, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। दूसरा चित्र भी उन्हीं का ही है, लंबे समय तक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रहे ये। हालांकि जिम्बाब्वे में चुनाव नियमित रूप से होते थे। चुनाव ये नहीं है कि वहां पर चुनाव में कोई भेदभाव किया गया, नियमित रूप से चुनाव होते थे, लेकिन चुनाव में हमेशा जानू पीएफ पार्टी ही जीतती थी। तो ये जहां पर एक ही पार्टी जीत रही है तो वहां थोड़ा अटपटा लग सकता है। इसका कारण यह था कि चुनाव में गलत तरीके अपनाए जाते थे। तो पहला कारण चुनाव क्यों जीत रही थी एक ही पार्टी, वो ये था कि चुनाव में गलत तरीके अपनाए जाते थे। विपक्षी दलों को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ करवाई जाती थी। विपक्षी दल होते थे लेकिन उनको जानबूझकर परेशान किया जाता था। रेडियो और टेलीविजन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था, इन पर केवल शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब सब कुछ सरकार के हिस्से में था, विरोधी दलों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, तो कैसे वो चुनाव जीत सकते थे। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के बाद मुगाबे की सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा लिया था, कई बार। तो राष्ट्रपति को वहां एक शक्तिशाली बना दिया था, वहां कोई भी राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकता था। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है, अर्थात लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है। हालांकि जनता में वो काफी लोकप्रिय नेता थे, देश को आजाद करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शासन पर कब्जा किया और लंबे समय तक बने रहे शासन पर, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, शासन में बने रहने के लिए गलत तरीके अपना सकते हैं, या लोकप्रिय नेता भी तानाशाह बन सकते हैं, जिस प्रकार बाद में उसने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया और ये निर्धारित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, यानी कि जिन लोगों ने उसको चुनकर भेजा है उसको खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उस पर भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। तो ये कोई नहीं हो सकता कि कोई भारी बहुमत से जीत कर आया है तो ये नहीं हो सकता कि उसको मनमानी करने का अधिकार भी मिल गया है। उसे भी संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हर फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना चाहिए। जो भी फैसला ले और जिन व्यक्तियों पर या जिन लोगों पर वो फैसला लागू करना है, उनके हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, सिर्फ अपनी मनमानी नहीं की जानी चाहिए। लोकतंत्र की चौथी विशेषता इस उदाहरण से, जिम्बाब्वे के उदाहरण से स्पष्ट होती है, और वो ये है, लोकतंत्र की चौथी विशेषता यह है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अगर चुनकर आई है कोई तो उसको मनमानी करने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उसको संविधान के, जो संविधान में लिखा गया है, संविधान में सरकार के जो काम बताए गए हैं और संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। तो लोकतंत्र की चौथी विशेषता यह है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ऊपर दिए गए उदाहरणों के द्वारा हमने लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को जाना है, आपको बताई है 4, तो एक संक्षिप्त सा विवरण उनका कर लेते हैं। लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते। तो पहली लोकतंत्र की विशेषता ये है
कि लोकतंत्र में फैसला लेने का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो लोगों ने वास्तव में चुनाव के द्वारा चुनकर भेजे। किसी ऐसे व्यक्ति को फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिसको लोगों ने चुनकर ना भेजा है। दूसरी लोकतंत्र की विशेषता हमने करी कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाता है, लोगों को इतने विकल्प देता है कि यदि वे चाहें तो अपने शासकों को बदल सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही पार्टी हो या दूसरी पार्टियों को जबरदस्ती दबा कर रखा जाना चाहिए। लोगों को विकल्प देने चाहिए ताकि यदि उनको लगता है कि उनके शासकों ने ठीक प्रकार से काम नहीं किया तो जब भी नेक्स्ट टाइम या अगले बार चुनाव हो 5 साल के बाद या 6 साल के बाद, और वो अपने शासकों को बदल सके। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट देते समय लोगों के साथ लिंग के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को एक वोट देना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोगों के वोट को ज्यादा महत्व दिया जाए और कुछ लोगों के वोट को कम महत्व दिया जाए। और लोकतंत्र की चौथी विशेषता है कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद जो भी सरकार बने उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, बल्कि अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि वो चुनकर भारी बहुमत से चुनकर आ गई है तो उसको मनमानी करने का अधिकार मिल गया है, बल्कि जो भी काम करे संविधान के दायरे में रहकर काम करे। तो ये लोकतंत्र की 4 विशेषताएं थी। धन्यवाद, नमस्कार।